जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग यूपीएसआई के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर किया करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को कुछ मामलों में क्षमादान करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर करेंगे हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को कुछ मामलों में क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। आप जानते होंगे कि राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति राज्य सूची के विषयों पर क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है या दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जो क्षमादान जो किया जाता है उसमें अंतर होता है। राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर है क्षमादान का, राज्यपाल के पास कम है। जैसे कि राज्यपाल जो है वो मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसको मृत्यु दंड का सजा मिला है तो राज्यपाल उनके मृत्यु दंड के सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, पूरी तरह से माफ नहीं कर सकते हैं राज्यपाल। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो मृत्यु दंड की सजा को पूरी तरह से माफ भी कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है कि राज्यपाल मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह पूर्ण माफ नहीं कर सकता है राज्यपाल। दूसरा याद रखना है कि राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की कुछ मदद नहीं कर सकता। सैनिक न्यायालय द्वारा मतलब सैनिक कोर्ट द्वारा अगर कोई व्यक्ति को सजा दिया जाता है तो उसको राज्यपाल कुछ उसका हेल्प नहीं कर सकते हैं, याद रखना है। लेकिन राष्ट्रपति जो है उनके सजा को भी कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखना है अनुच्छेद कौन सा होगा। तो अनुच्छेद बताइए कौन सा अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है राज्यपाल को क्षमादान का शक्ति होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त होती है। और राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत होता है? आपको दोनों याद रखना है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान और राज्यपाल द्वारा क्षमादान। आप आंसर करेंगे राष्ट्रपति कितने आर्टिकल के तहत क्षमादान करते हैं? तो अनुच्छेद 72। समझ में आ रहा है? आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जी को क्षमादान की पावर होती है और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास क्षमादान का शक्ति होता है। ठीक है, समझ में आया? याद रखना है संविधान के अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं। राज्यपाल मृत्यु दंड को निलंबित या उसके समय को कम कर सकता है बस, ठीक है, उसको माफ नहीं कर सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 द्वारा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। ठीक है, समझ में आया? तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीटेड है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स पावर टू ग्रांट पार्डन ऑन द गवर्नर ऑफ ए स्टेट? तो आप सब जानते हैं अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। ठीक है, अब आपको यहां से राज्यपाल के बारे में बताते हैं। आपसे पूछ सकता है कि राज्यपाल का जो पद है किस अनुच्छेद के तहत क्रिएट किया गया है, याद है? तो आप आंसर करेंगे राज्यपाल का पद जो है किस अनुच्छेद के तहत क्रिएट किया गया है। तो याद रखना है राज्यों के राज्यपाल, अनुच्छेद 153 में कहा गया है राज्यों का राज्यपाल, और अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख है। याद रहेगा, आर्टिकल 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल है। ठीक है, और अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल को बताया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल 155 याद रखना है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को बताया गया है। किसको बताया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 155 में। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
बता दीजिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो याद रखना है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, फिर से बता रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको याद रखना है अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और आप एक चीज याद रखिएगा कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। केंद्र में जिस प्रकार राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति और शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्यों में राज्य के प्रमुख राज्यपाल और शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। और एक बात याद रखना है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल कितना समय तक काम करेंगे? तो जनरली 5 साल होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 156 के तहत। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल का मुख्यतः कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है, याद रखिएगा। और अगर पूछेगा राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देते हैं, राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देते हैं, बताइए? राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। तो ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। तो अगर राज्यपाल को त्यागपत्र देना है तो किसे देंगे? राष्ट्रपति को, याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपते हैं राज्यपाल, याद रखिएगा। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत दी गई है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट हैज इक्वल सीट्स इन द लोकसभा? निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म में लोकसभा में समान सीटें प्रदान की गई है? तो अब आप आंसर बताइए ऑप्शन देख के कि कौन सा जो राज्य है जिसके पास समान लोकसभा सीट है। ठीक है, तो आंसर बता दीजिए, कौन कौन सा राज्य है जहां पे समान लोकसभा सीट है? देखिए, आंध्र प्रदेश पूछेगा, आपको इंडिविजुअली याद होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश का कितना लोकसभा सीट है, पश्चिम बंगाल का कितना लोकसभा सीट है, तो ही आप बना पाएंगे। आंसर करें। देखिए, आंध्र प्रदेश में आप जानते हैं कितना लोकसभा सीट है? 25 लोकसभा सीट है। लिखते चलते हैं और कंपैरिजन करते चलते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है, याद रखना है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है। वेस्ट बंगाल में कितना लोकसभा सीट है? 42 लोकसभा सीट है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट और पश्चिम बंगाल में कितना है? 42 लोकसभा सीट है, याद रखना है। मध्य प्रदेश में पूछेगा कितना लोकसभा सीट है, तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है, कितना? 29। ठीक है, फिर आपसे पूछा है तमिलनाडु, तो बताइए तमिलनाडु में कितना लोकसभा सीट है? 39 है। मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में 39। ठीक है, 10 ज्यादा। मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में 39। गुजरात में कितना है बताइए? गुजरात में है 26। गुजरात में है 26। राजस्थान में कितना लोकसभा सीट है? राजस्थान में कितना लोकसभा सीट है, याद है? राजस्थान में है 25 लोकसभा सीट। तो गुजरात में 26 और राजस्थान में 25। ठीक है, पंजाब में कितना लोकसभा सीट है? बता दीजिए, पंजाब में कितना लोकसभा सीट है? पंजाब में कितना है? 13। याद रखना है, पंजाब में 13 लोकसभा सीट है। कितना? 13। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है। और आसाम में कितना लोकसभा सीट है? 14 लोकसभा सीट है। ठीक है, आसाम में 14 लोकसभा सीट है। ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है कि पंजाब में 13 लोकसभा सीट है, आसाम में 14 लोकसभा सीट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, पंजाब में 13, आसाम में 14। गुजरात में कितना है? तो गुजरात में 26। याद रखना है, गुजरात में 26 लोकसभा सीट है और राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है। ठीक, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है। उसके बाद है तमिलनाडु, तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है। यानी ये क्वेश्चन में ऑप्शन ही सही नहीं दिया है। ठीक है, आपसे पूछा था कौन सा युग्म में समान सीट है, तो कहाँ समान सीट है? कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ दिख ही रहा है ना। यहाँ पे 13 है पंजाब में, तो आसाम में 14 है, बराबर है ही नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि कहाँ कौन सा
राज्य में कौन सा, कहाँ पे कितना लोकसभा सीट है। समझ में आया। मेन मोटो यही है कि आपको याद रखना है किस राज्य में कितना लोकसभा का सीट है। तो ये जितना लिखे हैं ये याद रखिएगा, इसके एक्स्ट्रा आपको बताते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन ए लिखा है जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि अभी जो है बराबर सीट नहीं है, आप देखें ऑप्शन में, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनेगा, जैसे सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है, कितना है, ठीक है, लोकसभा सीट में आपसे पूछेगा कौन कौन सा सवाल, ठीक है। तो सबसे अधिक लोकसभा सीट आप जानते हैं यूपी का है, तो यूपी में कितना लोकसभा सीट है आप आंसर करेंगे। महाराष्ट्र में कितना लोकसभा सीट है आप बताएंगे, यूपी महाराष्ट्र, यूपी में याद रखना है सबसे अधिक 80 लोकसभा सीट है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 80 लोकसभा सीट है, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है, कितना, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, याद रखिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है, बिहार में याद रखना है 40 लोकसभा सीट है, बिहार में कितना लोकसभा सीट है, बिहार में 40 लोकसभा सीट है, याद रहेगा, बिहार में 40 लोकसभा सीट है, तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट है, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है, कर्नाटक पूछेगा तो कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है, कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों याद रख लीजिएगा, कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है, एमपी में 29 लोकसभा सीट है, तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट है, ठीक है, याद रहेगा। मध्य प्रदेश में 29 याद रखना है, मध्य प्रदेश में 29, ठीक है, मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में 39 और कर्नाटक में 28, बस। तो इतना इंपॉर्टेंट था, इतना को आप याद रखिए कम से कम, क्योंकि इतना जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। बाकी कुछ राज्य ऐसा है जहाँ पे एक एक लोकसभा सीट है, जैसे कि आप सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है, नागालैंड में 1 लोकसभा सीट है, ठीक है, उसके बाद गोवा में 2 लोकसभा सीट है, मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है, तो इन सबको भी धीरे धीरे आपको याद करना है। तो यहाँ समझ में आ गया, ठीक है, कि कौन सा युग्म समान है, तो ऑप्शन के अनुसार कहीं भी समान नहीं है। और एक चीज आपको और याद रखना है, लोकसभा से क्या क्या आपका सवाल बनेगा, जैसे लोकसभा का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत हुआ है, तो आपको पता होगा, सरला ट्रिक पता ही होगा, संसद जो है अनुच्छेद 79 के तहत, है ना, राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत, और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत हुआ है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, और लोकसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं बताइएगा, लोकसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान में कितने सदस्य हैं, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। तो लोकसभा में मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं, याद रखना है, लोकसभा में मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं। अभी कितना है, तो लोकसभा में मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकता है, अभी कितना है 545, है ना, तो लोकसभा में मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान में 545 सदस्य हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इतना सवाल याद रखिएगा। उम्मीद करेंगे क्लास समझ में आ रहा है, तो क्लास को प्लीज एक बार सपोर्ट कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेजिस्लेचर हैज 1 हाउस, निम्नलिखित में किस राज्य की विधायिका में एक सदन है, मतलब एक सदनीय विधायिका किस किस राज्य की है, ठीक है, यानी एक ही राज्य है यहाँ पे जहां पे आपको बताना है कि एक सदनीय विधायिका है, बाकी जो राज्य होगा वहां पे द्विसदनीय विधायिका होगा, है ना। तो आंसर कर दीजिए, फटाफट आंसर करें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, तमिलनाडु, ठीक है, याद रखना है आपका सही आंसर क्या होगा, तमिलनाडु, ठीक है। पूछ रहा है किस राज्य में विधायिका में एक सदन है, तो तमिलनाडु में एक सदन है, याद रखना है, ठीक है, एक सदन कहां पे है, तमिलनाडु में। अब बाकी ऑप्शन देखिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको याद रखना है, जैसे बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये तीनों को आपको याद रखना है, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये क्या है, जहां पे विधान परिषद है, समझ में आया, जो द्विसदनीय है। तो आपसे पूछेगा कि विधान परिषद कितने राज्यों में है, ध्यान दीजिएगा, वही आपको याद करना है कि विधान परिषद कितने राज्य में है, तो विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है, तो इसको आपको याद रखना है कि विधान परिषद कितने राज्य में है वर्तमान में, ठीक है, तो विधान परिषद 6 राज्यों में है, ठीक है, विधान परिषद 6 राज्यों में है अभी वर्तमान में, ठीक है। कौन कौन सा राज्य में है, तो बिहार, ठीक है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, और याद रखना है कर्नाटक में है। समझ में आ रहा है, विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो विधान परिषद 6 राज्यों में है, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और आप लिख लीजिएगा आंध्र प्रदेश में है,
आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको याद रखना है 6 राज्य के बारे में। आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद है, ठीक है। तेलंगाना में है विधान परिषद, तेलंगाना में है विधान परिषद, और उत्तर प्रदेश में है विधान परिषद। समझ में आया? तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, ठीक है। यानी ये 6 राज्य जो है द्विसदनीय है, यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। समझ में आया? तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो पूछा था किस राज्य में एक सदन है, जिसका मतलब है एक सदन है मतलब खाली वहां पे विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है, आपको याद रखना है। तमिलनाडु में विधान परिषद था लेकिन खत्म कर दिया गया। आपको पता होगा कि एक अनुच्छेद के तहत विधान परिषद को बना भी सकते हैं और उसको खत्म भी कर सकते हैं, याद है ना? कौन सा अनुच्छेद? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 169। बहुत बार आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। अनुच्छेद 169 के तहत क्या होता है, विधान परिषद को बनाया भी जा सकता है और खत्म भी किया जा सकता है। तो अब आपको बताना है कौन विधान परिषद को बना सकता है और कौन खत्म कर सकता है, ठीक है। तो बताइए, आप आंसर कीजिए। विधान परिषद का निर्माण एवं उत्सादन मतलब समाप्ति, ठीक है। तो अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का निर्माण भी किया जा सकता है और विधान परिषद का समाप्ति भी किया जा सकता है। राज्य द्वारा विधानसभा के 2/3 बहुमत से विधान परिषद के गठन तथा उत्सादन का संकल्प पारित करके संसद के पास भेजा जाता है, ठीक है। तो संसद द्वारा, याद रखना है, संसद विधि द्वारा विधान परिषद का निर्माण एवं समाप्ति कर सकता है अनुच्छेद 169 के अनुसार, ठीक है। आ गया सवाल समझ में? तो कुछ राज्य ऐसा भी है जहां पर पहले क्या था, विधान परिषद था लेकिन बाद में उसको समाप्त कर दिया गया। जैसे पंजाब में पहले विधान परिषद था, बाद में समाप्त कर दिया। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद था, बाद में समाप्त कर दिया। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद था, समाप्त कर दिया। तमिलनाडु में विधान परिषद था, समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये समाप्त भी हो सकता है और बनाया भी जा सकता है, अनुच्छेद 169 के अनुसार आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आया? तो एक चीज याद रखना है कि तमिलनाडु में 1986 ईस्वी में विधान परिषद का उत्सादन किया गया। तमिलनाडु में 1986 ईस्वी में विधान परिषद का उत्सादन किया गया, परंतु 2010 में डीएमके की सरकार ने पुनः उसके गठन का संकल्प पारित किया। संसद ने 2010 में तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम पारित कर दिया, जो विधान परिषद के गठन को मंजूरी देता था। विधान परिषद के गठन से पहले डीएमके की सरकार गिर गई और चुनावों के बाद एआईएडीएमके की सरकार बनी, जिससे जिससे ये जो संकल्प पारित किया गया था वो क्या हो गया, तमिलनाडु में विधान परिषद के पक्ष में पारित किया गया, संकल्प वापस ले लिया गया। मतलब जो सरकार के द्वारा विधान परिषद लाने का संकल्प पारित किया गया था वो सरकार गिर गई, मतलब चुनाव में आ ही नहीं पाई, हार गई, है ना। तो दूसरा सरकार आया तो उस संकल्प को वो वापस ले लिया। तो यही चीज है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो विधान परिषद का निर्माण करे या फिर उसको समाप्ति करे, ठीक है, संसद विधि द्वारा, ठीक है। तो अनुच्छेद 169 याद रखिएगा। तो कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। तो तमिलनाडु क्या है? तो तमिलनाडु याद रखना है कि वहां पे केवल 1 हाउस है, एक सदनीय है तमिलनाडु, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा, तो क्लास को आप सपोर्ट कीजिएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? अभी तुरंत बताएं, इतना डिटेल में वही सवाल पूछा है और ये बहुत अच्छा सवाल है। किस राज्य में विधान परिषद है? बता दीजिए किस राज्य में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश बताए ना, अभी आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। पंजाब में था तो खत्म कर दिया गया, है ना। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, तो पूछा है किस राज्य में विधान परिषद है। तो अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद को बनाया भी जा सकता है, विधान परिषद को खत्म भी किया जा सकता है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, याद रहेगा। ये 6 आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। अब एक चीज और यहां से याद रखना, आपसे पूछेगा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए, ठीक है, पूछता है एग्जाम में। तो आपको याद रखना है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 30 साल होना चाहिए। कितना होना चाहिए?
मिनिमम 30 साल होना चाहिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेगा कि विधान परिषद किस प्रकार का सदन है। तो विधान परिषद जो है एक अस्थाई सदन है। क्या है? विधान परिषद एक अस्थाई सदन है। क्या है? अस्थाई सदन है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि राज्यसभा क्या है? अस्थाई सदन है ना, तो वैसे ही याद रखना है विधान परिषद भी अस्थाई सदन है। ठीक है, और अनुच्छेद 172 के तहत विधान परिषद कभी भंग नहीं होता है। यह सवाल पूछता है ना कि विधान परिषद अस्थाई सदन है किस अनुच्छेद के तहत, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 172 के तहत विधान परिषद एक अस्थाई सदन है। विधान परिषद को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। याद रहेगा, अनुच्छेद 172 के अनुसार विधान परिषद अस्थाई सदन है। विधान परिषद को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाता है और उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन होता है विधान परिषद में। और विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखना है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। याद रहेगा, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 30 साल की आयु होना अनिवार्य है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो बोला है किस भारतीय राज्य में विधान परिषद है? तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। याद रखेंगे। तो क्लास को एक बार प्लीज जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें और शेयर पॉसिबल हो तो शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकता है। आंसर कीजिए अगर क्वेश्चन समझ में आया। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट हैविंग सच अ काउंसिल shall not exceed dash of the total number of members in the legislative assembly of the state of that state। विधान परिषद वाले राज्य की, ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1/3। बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। 1/3 याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद क्या रखिएगा कि विधान परिषद, जिस भी राज्य में विधान परिषद है वहां पे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? तो इस चीज को आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ देगा कभी, तो याद रखिएगा कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है आपको अनुच्छेद 171 में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? आर्टिकल 171 में। तो याद रखना है अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ ईच हाउस ऑफ लेजिस्लेचर इज। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम अंतराल कितना होता है? तो आंसर करेंगे द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द 2 सेशन ऑफ ईच हाउस ऑफ लेजिस्लेचर इज। तो आसान सवाल है, हार्ड नहीं है। आंसर कीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि 6 महीना होना चाहिए, है ना? तो राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए, याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और एक बात ये तो समझ में आ गया, आसान ही है। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए। आपसे पूछ सकता है कि ये जो राज्य का विधानमंडल है ये किस भाग में है? ठीक है, बताइए किस भाग में है राज्य विधानमंडल? राज्य विधानमंडल किस भाग में है? भाग 6 में। याद रखना है राज्य विधानमंडल भाग 6 में है। कहां से कहां तक डिस्कस किया गया है? तो अनुच्छेद 168 से 212 तक। याद रहेगा, अनुच्छेद 168 से
212 तक राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है भाग 6 में, याद रखना है। केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका है, जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, जिस प्रकार आप जानते हैं कि केंद्र में क्या होता है, संसद होता है, केंद्र में संसद होता है, और संसद का अंग किसको किसको माना गया है? एक तो राष्ट्रपति जी को माना गया है, तो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन जो है मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। पूछता है कि संसद का अंग इनमें से कौन नहीं है या कौन है, ऐसे पूछता है ना। तो याद रखना है संसद के तीन अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। वैसे ही पूछेगा राज्य विधानमंडल के कितने सदस्य हैं, मतलब कितने अंग हैं राज्य विधानमंडल, तो आप क्या आंसर करेंगे? राज्य विधानमंडल के कितने अंग हैं। समझ में आ रहा है? रिलेट करके पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, याद करने में दिक्कत नहीं होगा, आराम से याद हो जाएगा, एक ही जैसा है ना। तो राज्य विधानमंडल में क्या होगा? यहाँ पे राज्यपाल होगा। आया समझ में? राज्य विधानमंडल का सदस्य पूछेगा तो राज्यपाल, एक दूसरा आपको याद रखना है विधानसभा और विधान परिषद, हो गया विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन ये भी चीज याद रखना है कि हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद केवल 6 राज्य में है, बताएं आपको। तो ये भी चीज याद रखना है कि विधान परिषद केवल 6 राज्य में है, विधान परिषद, ठीक है। आप अच्छे से लिख लीजिएगा, इसके लिए माफी चाह रहे हैं। तो याद रखना है केंद्रों की तरह राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका है, जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा आती है। किसी किसी राज्य में विधान परिषद नहीं होता है, तो वहां विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर चलता है, ठीक है। आ गया समझ में? तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। और भारतीय संविधान के 168 अनुच्छेद 168 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का अपना विधानमंडल होगा। विधानमंडल का निर्माण विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर होगा। जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था है वहां पर राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर विधानमंडल का निर्माण होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल समझ में आ गया कि राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, हु हैज द पावर टू प्रोपोगेशन द स्टेट लेजिस्लेचर। आपको बताना है कि संविधान का शत्रावसान का अधिकार किसके पास होता है। तो आंसर कीजिएगा, संविधान का शत्रावसान का अधिकार किसको होता है? सॉरी, विधानमंडल का शत्रावसान का अधिकार किसको होता है? बहुत आसान सवाल है। विधानमंडल का शत्रावसान का अधिकार किसको होता है? आंसर कर दीजिए। तो सही आंसर क्या होगा? राज्यपाल, है ना। विधानमंडल राज्य के लिए है, तो विधानमंडल का शत्रावसान करने का अधिकार किसके लिए, किसके पास होगा? राष्ट्रपति के पास होगा, सॉरी राज्यपाल के पास होगा, है ना। कहाँ है राज्यपाल? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखिएगा किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है विधानमंडल का सत्र को बुला सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 174, याद रखना है, आर्टिकल 174। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाते हैं जिसे वह उचित समझे। समझ में आया? तो आर्टिकल 174 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का शत्रावसान का अधिकार रखते हैं। तो पूछेगा विधानमंडल का शत्रावसान का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है, अनुच्छेद 174 के अनुसार, ठीक है। आया समझ में? सत्र की अंतिम बैठक तथा सत्र की पहली बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक। अनुच्छेद 176 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के चुनावों के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत पर तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत के अवसर पर विधानसभा को संबोधित करते हैं, ठीक है। समझ में आया? अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानमंडल का शत्रावसान का अधिकार राज्यपाल के पास होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विधानमंडल को शत्रावसान का अधिकार किसके पास है? तो याद रखना राज्यपाल के पास है। अब आपको कुछ चीज राष्ट्रपति के बारे में भी पता होगा, है ना। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को आप रिलेट करके पढ़िएगा। बहुत यहाँ पे क्या होता है, कुछ चीज ऐसा है जिसमें सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अध्यादेश के बारे में आपको पता होगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत, बता दीजिए, याद है?
राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, जबकि राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो विधानमंडल का छत्रावसान का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। अच्छा बताइएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? बताइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? फटाफट आंसर करें, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 164, याद रखना है, अनुच्छेद 164 के तहत आर्टिकल 164 में यह प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। तो याद रखना है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 164 के तहत। ठीक है, तो याद रखना है, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 164 के अनुसार। ठीक है, तो विधानमंडल का छत्रावसान करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है, याद रखिएगा। तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किन्हें सौंपता है? तो बताइएगा, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किन्हें सौंपता है? स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। विधानसभा का अध्यक्ष अपना रेजिग्नेशन किसे सौंपता है? तो दिमाग लगाइए, आंसर बन जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष जो होगा वो उपाध्यक्ष को देगा। किसे देगा? तो याद रखना है, विधानसभा का अध्यक्ष अपना रेजिग्नेशन जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आप याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या होगा? याद रखना है, उपाध्यक्ष। ठीक है, तो विधानसभा का अध्यक्ष अपना रेजिग्नेशन विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ये समझ में आया? अब दूसरा आपको याद रखना है यहीं से, इसी सवाल से, कि क्या याद रखना है कि ध्यान दीजिएगा, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो विधानसभा का कंपेयर आप कीजिएगा लोकसभा से, तो विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 साल। याद रखना है, विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 साल। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल। विधानसभा किस प्रकार का सदन है? तो याद रखना है, विधानसभा जो है समय से पहले विघटित भी हो सकता है, यानी अस्थायी सदन है। विधानसभा अस्थायी सदन है। याद रखना है कि विधानसभा अस्थायी सदन है और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 साल एज होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 साल एज होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मिनिमम 25 साल एज होना चाहिए। किसके लिए? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 साल का एज होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 170 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 170 के अनुसार क्या है? अनुच्छेद 170 के अनुसार याद रखना है कि विधानसभा में सीटों के बारे में बताया गया अनुच्छेद 170 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 170 के अनुसार याद रखना है कि किसी भी राज्य विधानसभा का अधिकतम सीट कितना हो सकता है? तो 500। नहीं दिख रहा है? तो अधिकतम अगर पूछेगा तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि विधानसभा, किसी राज्य का विधानसभा सीट अधिकतम कितना हो सकता है और न्यूनतम कितना हो सकता है, और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है ये भी पूछता है आपसे। ठीक है, तो आप बता दीजिए आंसर। तो याद रखना है, किसी भी राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 सीट हो सकता है विधानसभा का। ठीक है, अधिकतम 500 विधानसभा सीट हो सकता है राज्य में, और न्यूनतम 60 हो सकता है। कितना हो सकता है? 60। अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। समझ में आया? तो विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500, न्यूनतम सदस्य 60, किस अनुच्छेद के अनुसार? 170 अनुच्छेद के अनुसार। ठीक है, याद रखना है। और एक सवाल पूछता है कि 84वां संविधान संशोधन कब हुआ? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 84वां संशोधन कब हुआ? ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन तो आप कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन में कुछ तो था ही नहीं कि विधानसभा का अध्यक्ष जो है अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष को सौंपता है, इसलिए ज़्यादा नहीं बताएं। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 84वां संविधान संशोधन याद रखना है कि 2001 में हुआ। कब हुआ? 2001 में। और इसके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया। क्या कहा गया? कि 2026 तक विधानसभा और लोकसभा का सीटों का कुल संख्या जो है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। पूछता है कि 2026 तक
ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, जगह नहीं है, आपको लिखना है 2026 तक विधानसभा की सीटों में परिवर्तन नहीं। ठीक है, ये जो विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा की सीटों में परिवर्तन नहीं। ठीक है, विधानसभा की सीटों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, किस संशोधन के तहत, तो याद रखना है। ठीक है, विधानसभा की सीटों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। और कब तक पूछेगा, विधानसभा की सीटों में कब तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो 2026 तक। तो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारा सवाल बन जाएगा। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ, इसके द्वारा 2026 तक विधानसभा और लोकसभा की सीटों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और विधानसभा की अवधि 5 साल होती है, लेकिन विधानसभा जो है समय से पहले विघटित हो सकता है। यदि राज्यपाल उचित समझे तो वह 5 साल की अवधि से पहले ही विधानसभा का विघटन कर सकता है। सामान्यतः ऐसा राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो विधानसभा एक अस्थायी सदन है, समय से पहले भंग किया जा सकता है। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 साल एज होना चाहिए, अनुच्छेद 173 के अनुसार। ठीक है, आया सवाल समझ में। और जम्मू कश्मीर का विधानसभा का कितना समय कार्यकाल है, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल पूछेगा तो पहले 6 साल था, बता चुके हैं आपको ना पहले। तो याद रखना है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले 6 साल था, अभी 5 साल है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का अभी पूछेगा कितना कार्यकाल होता है, 5 साल। ठीक है, जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, अभी 5 साल, पहले होता था 6 साल। लेकिन जैसे ही 370 अनुच्छेद हटा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, 5 साल के लिए विधानसभा अब शुरू हो गया है। ठीक है, तो इस सवाल को आप याद रखिएगा। तो विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे भेजता है, तो याद रखना है विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को भेजता है, याद रहेगा। ठीक है, और याद रखना है कि किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं माना जाए, इसका निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करता है। पूछेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा, तो विधानसभा का अध्यक्ष। अब आपको याद है लोकसभा के पास पावर होता है धन विधेयक के संबंध में सबसे अधिक। धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला अंतिम रूप से लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो हम आपको क्या बताएं कि लोकसभा का आप कंपेयर कीजिएगा विधानसभा से, तो वहां पे लोकसभा का स्पीकर फैसला करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो यहाँ पे कौन करेंगे, राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष। समझ में आया। तो पूछेगा सवाल कि किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए या नहीं, इसकी फैसला कौन करता है राज्यों में, तो याद रखना है विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, और याद रखना है कि सदन के बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस चीज को याद रखिएगा। और आपको याद रखना है कुछ ऐसा भी राज्य है जहां पर विधानसभा में 60 से कम सदस्य हैं अपवाद के तौर पर। ठीक है, जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम। ठीक है, गोवा में 40 विधानसभा सीट है, मिजोरम में 40 विधानसभा सीट है, सिक्किम में 32 विधानसभा सीट है। तो कुछ ऐसा भी राज्य है जहां पर विधानसभा सीट जो है 60 से कम है, तो उन्हें जो है विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया है खास तरह से। ठीक है, तो उस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए, तो क्लास को प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें। अगला सवाल, द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज, विधान परिषद का सभापति होता है। आंसर करेंगे, विधान परिषद का सभापति होता है। ठीक है, तो बताइए विधान परिषद का सभापति कौन होता है। तो एकदम आसान है, विधान परिषद द्वारा चुना गया जो व्यक्ति होगा वही विधान परिषद का सभापति होगा। आया समझ में। तो याद रखना है, पूछा है विधान परिषद का सभापति कौन होता है, तो इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद द्वारा चुने गए व्यक्ति विधान परिषद के सभापति होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। अंडर विच आर्टिकल असेंट टू बिल इज गिवन बाय द गवर्नर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा विधेयक को अनुमति प्रदान की जाती है। तो आंसर कीजिएगा कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्यपाल जो है वो विधेयक को मतलब मंजूरी प्रदान कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, तो बताइए आंसर क्या हो सकता है। अनुच्छेद 200 याद रखना है, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200 आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक पर अनुमति देना, विधेयक को रोकना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा विधेयक को अनुमति प्रदान की जाती है, तो राज्यपाल द्वारा विधेयक को अनुमति प्रदान की जाती है अनुच्छेद 200 के तहत। ठीक है, याद आया। तो इस चीज को आप याद रखिएगा।
इसके अलावा अगर पूछ दे कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, अध्यादेश इंपॉर्टेंट सवाल है, अध्यादेश बहुत पूछता है। तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, याद है आर्टिकल 213, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक को अनुमति प्रदान किया जाता है। ठीक है, और धन विधेयक के बारे में आपको पता है, जब कोई वित्त विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। सेम जैसे कि राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, आपको पता होगा, तो वैसे ही यहाँ पे भी राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। तो 3 राज्यपाल के पास विकल्प होता है, विधेयक पर अपना सहमति प्रदान कर दें या फिर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास 3 तरह का मतलब उनको विकल्प दिया गया है, या तो विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें या फिर उनकी स्वीकृति को रोककर राष्ट्रपति के पास भेज दें विचार करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, समझ में आया। ठीक है, अब आपको एक चीज और बता देते हैं, राज्यपाल के पास आप जानते हैं कि वीटो पावर होता है। जब कोई सामान्य विधेयक, क्यों बता रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, विधेयक पढ़ रहे हैं ना, तो राज्यपाल के पास वीटो पावर होता है। जब कोई सामान्य विधेयक अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के सामने रखा जाता है तो राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन होता है, या तो वो विधेयक को स्वीकार करे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है विधेयक को स्वीकार करे अनुच्छेद 200 के अनुसार, ठीक है, या फिर वो विधेयक को अपनी स्वीकृति सुरक्षित कर ले, मतलब कुछ बोले नहीं कि हाँ विधेयक को हम स्वीकार कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, विधेयक को एक तो स्वीकृति दे दे, दूसरा विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले, और तीसरा विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज दे। यहां ध्यान देने वाला यह बात है कि विधानमंडल द्वारा विधेयक में संशोधन किए अथवा बिना संशोधन किए पुनः राज्यपाल के पास अगर भेज दिया जाए तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को उनका स्वीकृति देना ही पड़ता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति राज्यपाल है, ठीक है, और विधानमंडल के द्वारा उनके पास क्या भेजा गया, विधेयक भेजा गया, तो पहली बार राज्यपाल क्या किए, उसको नजरअंदाज कर दिए, उसको वापस घुमा दिए। ठीक है, और दूसरी बार वो विधानमंडल में गया और विधानमंडल में कुछ प्रकार का चेंज नहीं हुआ और फिर से विधानमंडल से वो चीज राज्यपाल के पास आ जाता है, वही विधेयक, तो राज्यपाल को वो विधेयक जो है उसको मंजूरी देना पड़ेगा, स्वीकृति देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज हो गया, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद चौथा होता है राज्यपाल कुछ विशेष परिस्थिति में विधेयक को राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है। ठीक है, जो देश हित के विरोध होगा, ऐसा कोई विधेयक है जो देश हित के विरुद्ध उनको लगे, या राष्ट्रीय महत्व का कोई चीज है उसका अगर उसमें उल्लंघन क्या होगा उस सिचुएशन में। ठीक है, तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि राज्यपाल द्वारा विधेयक को मंजूरी अनुच्छेद 200 के तहत दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दें। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय हाई कोर्ट्स इन इंडिया? निम्न में से किस क्षेत्राधिकार का उपयोग भारतीय हाई कोर्ट नहीं करता है? मतलब कुल मिला के पूछ रहा है कौन सा ऐसा अधिकार है जो हाई कोर्ट के पास नहीं है। ठीक है, तो बता दीजिए कौन सा ऐसा अधिकार है जो हाई कोर्ट के पास नहीं है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होगा, है ना? अब तो आंसर आप कर दीजिएगा। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन नंबर डी, है ना, सलाहकारी क्षेत्राधिकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता होगा सलाहकारी क्षेत्राधिकार क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकारी होता है ना। ठीक है, तो यहां पे पहले आंसर याद रखना है कि सलाहकारी क्षेत्राधिकार जो है यह हाई कोर्ट के पास नहीं होता है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो अगर पूछेगा सलाहकारी क्षेत्राधिकार किसके पास होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। अब ये है क्या, अब ये आप जान रहे हैं, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। सलाहकारी मतलब सलाह देना, तो अब राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा, हाई कोर्ट सलाह थोड़ी देगा, सुप्रीम कोर्ट देता है। ठीक है, तो याद रखना है कि राष्ट्रपति को सलाह दिया जाता है, राष्ट्रपति को सलाह दिया जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति को सलाह कौन दे सकता है या राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकते हैं, तो राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अनुसार, अनुच्छेद 143 के अनुसार। तो बहुत सवाल इसी से बन रहा है। आपसे पूछेगा राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है। किस अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है, तो सलाहकारी क्षेत्राधिकार के तहत सलाह देता है। फिर पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं, तो अनुच्छेद 143 के तहत लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं आर्टिकल 143, याद रहेगा, आर्टिकल 143 143
अनुच्छेद 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, याद रखना है। लेकिन हाई कोर्ट जो है राष्ट्रपति को सलाह नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है, पूछा है कि कौन सा क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के पास नहीं है, तो हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी क्षेत्राधिकार नहीं है, वो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, अनुच्छेद 143 के अनुसार, याद रखिएगा, याद रहेगा, ठीक है। तो इस सवाल को आप याद रखिएगा। बाकी जो अधिकार है वो हाई कोर्ट के पास भी है, जैसे पुनरीक्षण का अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, ये आपका हाई कोर्ट के पास भी है। अपीलीय अधिकार हाई कोर्ट के पास भी है, ठीक है। और आपका जो लिखा है ओरिजिनल अधिकार, यानी बोल सकते हैं मूल अधिकार या जो बोल सकते हैं एक प्रारंभिक या मूल अधिकार, ये भी हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत बताइएगा, किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है? आंसर करेंगे, किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है? आप सभी को पता होगा रिट जो होता है, याद रखना, हाई कोर्ट भी जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी किया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत पूछेगा, और हाई कोर्ट द्वारा ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 226, याद रखना है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो रिट का अधिकार जो है ये हाई कोर्ट के पास भी होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी होता है। अब देखिए यहां पे लिखा है पुनरीक्षण का अधिकार। आपको पता होगा कि कोर्ट के पास जो होता है ये पुनरीक्षण का अधिकार होता है, ठीक है। हाई कोर्ट के पास भी होता है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी होता है, ठीक है। और इसके लिए कोई एक आर्टिकल नहीं है, बहुत सारा आर्टिकल है, जिससे पता चलता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। लेकिन संविधान में, मूल संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन बहुत सारा अनुच्छेद है जिससे इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार मिला है, याद रखना है, ठीक है। बाकी अपीलीय अधिकार जो है ये हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के पास अपीलीय अधिकार है, आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ओरिजिनल यानी मूल क्षेत्राधिकार, ये क्या है, ये याद रखना है। इसके अंतर्गत क्या होता है, ऐसे मामले सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे नागरिकों का मौलिक अधिकार से जुड़ा कोई अधिकार है तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। समझ में आया? यानी आपको कुल मिला के समझ में आ गया कि हाई कोर्ट में कौन कौन सा क्षेत्राधिकार है, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और मूल क्षेत्राधिकार। लेकिन सलाहकारी क्षेत्राधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, याद रखना है। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है अनुच्छेद 143 के अनुसार। तो क्लास को प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए क्लास को। अगला सवाल, द मीनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज ए रिकॉर्ड ऑफ, आपको बताना है उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ क्या है, ठीक है। मतलब अभिलेख न्यायालय का पावर होता है इनके पास, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ क्या है, तो पहले तो आप आंसर कीजिए, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ क्या है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, द कोर्ट्स हैविंग पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के अवहेलना करता है तो उसको मतलब सजा मिलता है। मतलब कोई भी व्यक्ति रहे, अगर वो कोर्ट का अवहेलना करता है, समझ में आए, तो उसको फिर दंड मिलता है, ठीक है। तो यही चीज है, याद रखना, ये हाई कोर्ट के पास पावर है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है कि अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो निर्देश है उसको नजरअंदाज करता है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। तो यही है अभिलेख न्यायालय, ठीक है। तो याद रखना, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ है कि न्यायालय को अगर कोई व्यक्ति अवमानना करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ केस के तहत उस पर कार्रवाई होता है। तो अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। तो याद रखना है, अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। उसे अपनी अवमानवता या अवमानना बोल सकते हैं, अवमानना। अनुच्छेद 215, पहले तो याद रखना अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय की पावर, हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय की शक्ति, याद रहेगा। हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिला है, तो अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय की शक्ति मिला है,
ठीक है, याद रखना है, अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का अवमानना करता है तो उसको दंड देने का शक्ति जो है हाई कोर्ट के पास है। उच्च न्यायालय के सभी निर्णयों, कार्रवाइयों आदि को शाश्वत स्मृति में सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में उनका प्रयोग पूर्व उदाहरणों की तरह किया जा सके। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट लिखा है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आंसर कीजिएगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रखना है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आप याद रखिएगा। और अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है बताइए? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 217 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 217 के अनुसार हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इसमें राष्ट्रपति को सलाह कौन देते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल, इसके अलावा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी राष्ट्रपति को सलाह मिलता है। ठीक है, तो कुल मिला के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, द हाई कोर्ट जजेज रिटायर एट द एज ऑफ? ठीक है, उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति आयु कितना है? मतलब हाई कोर्ट के जज कितने समय में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद 217 आर्टिकल 217, आर्टिकल क्यों बता रहे हैं बार बार? क्योंकि याद होगा तब तो आपको। ठीक है, आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 के अनुसार जब कोई न्यायाधीश, याद रखना है, अनुच्छेद 217 के अनुसार कोई भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश 62 वर्ष तक की उम्र तक वो अपना काम कर सकेंगे, यानी 62 वर्ष जैसे हुआ वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार कोई हाईकोर्ट के न्यायाधीश तब तक अपना पद धारण कर सकेंगे जब तक वह 62 वर्ष के नहीं होते हैं। जैसे 62 वर्ष के होंगे वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि न्यायाधीश सेवानिवृत्त कब होते हैं, हाईकोर्ट जज रिटायर कब होते हैं? तो 62 साल में हाईकोर्ट जज रिटायर होंगे, आप याद रखिएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 217 के अनुसार होगा, याद रखना है। और हाईकोर्ट के जज जो है अपना इस्तीफा किसे देते हैं बता दीजिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हाईकोर्ट के जज जो हैं, हाईकोर्ट के जो जज हैं वो इस्तीफा किसे देते हैं? यहाँ पे बच्चा गलती करेगा, इसलिए बताना है। हाईकोर्ट के जज अपना इस्तीफा किसे देते हैं बताइए? आंसर कीजिए। तो याद रखना है कि हाई कोर्ट के जो जज हैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। समझ में आया? राष्ट्रपति को। तो हाई कोर्ट के जज अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, इस्तीफा किसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति को। तो हाई कोर्ट के जज अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज सकते हैं 62 वर्ष से पहले भी। 62 वर्ष तो उनका मैक्सिमम आयु है कि वहां तक वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पहले ही अपना पद छोड़ना है तो वो राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन लेटर भेज सकता है, याद रखना है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित पदाधिकारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। समझ में आया? अगर पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जज की आयु का निर्धारण कौन करेगा, तो संसद द्वारा निर्धारित पदाधिकारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट के जज के आयु का निर्धारण कौन करेगा? तो याद रखना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु का निर्धारण भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो कुल मिला के आंसर क्या होगा? 62 वर्ष में हाई कोर्ट के जज रिटायर होते हैं और अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। आंसर करेंगे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के परामर्श पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करके, और ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके।
ठीक है, तो अभी आपको बताया ना कि अनुच्छेद 217 के अनुसार हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसके लिए उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मिलता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श मिलता है। ठीक है, तो यहां पे पूछा था कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कैसे, तो याद रखना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह पर। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश पूछा है, ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, किससे सलाह लेकर। तो यहाँ पे भी तो वही चीज लिख दिया ना, उच्चतम न्यायालय, यहाँ पे लिखा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। ठीक है, और नीचे देखिए क्या लिखा है, कंसल्टेशन विद सीजीआई एंड गवर्नर। तो ये ज्यादा सटीक है क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज लिखा है, मतलब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी हैं और साथ ही साथ गवर्नर भी हैं, तो ये सही आंसर होगा आपका, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आप याद रखिएगा। समझ में आया, समझ में आया। पूछा था हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं किसकी सलाह पर, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर और गवर्नर की सलाह पर। ठीक है, चलिए, तो क्लास को लाइक कर दीजिए और फटाफट सवाल का आंसर करें, बहुत समय ले रहे हैं आप लोग। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। द जजेज ऑफ अ हाई कोर्ट विल एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू, बता ही चुके हैं, आंसर कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं, तो राष्ट्रपति को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ क्या होता है, बच्चा गलती करता है, हाई कोर्ट देखेंगे हम लोग आंसर कर देंगे राज्यपाल, हो जाएगा गलत। ठीक है, तो याद रखना है कि हाई कोर्ट के जो जज हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन सा अर्हता नहीं है, विच इज नॉट अ क्वालिफिकेशन टू बिकम अ हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज बनने के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाई कोर्ट जज बनने के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, तो भारत का नागरिक तो होना चाहिए, तो ये आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि भारत का नागरिक तो कंपलसरी है। दूसरा, उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में अनुभव हो, यह भी होना चाहिए, यानी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना चाहिए, यानी ये भी सही स्टेटमेंट है, गलत तो है नहीं, इसलिए ये भी गलत होगा, क्योंकि आपसे पूछा है नहीं वाला, है ना, और ये दोनों तो सही है, तो ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकता है। अगला ऑप्शन देखिए, ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। ठीक है, बताइए कौन सा सही है। और अगला ऑप्शन है, उसने भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया है, तो ये भी होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, ये तो होना चाहिए, यानी ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि उनको भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया जाना चाहिए उनके द्वारा, तब वो जाके जज बनेंगे, है ना। लेकिन ये 35 साल वाला आप समझ सकते हैं ये आंसर नहीं होगा। क्यों, अगर आपको कंफ्यूजन है फिर से बता रहे, देखिए आपसे पूछा था कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 217 के अनुसार हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में होना चाहिए, और भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया जाना चाहिए। ठीक है, ये तीनों जो है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जरूरी है, कंपलसरी है, याद रखना है। लेकिन 35 साल वाला ये कोई कंपलसरी नहीं है। आप देख रहे हैं 10 साल तक, यहाँ पे देख रहे हैं आप 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में अनुभव होगा, तो एज तो अपने ज़्यादा हो जाएगा, इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें एज सिर्फ एज के आधार पर क्राइटेरिया नहीं है। जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम 35 साल होना चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम 35 साल होना चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम 35 साल होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल होना चाहिए। लेकिन जज बनने के लिए कोई एज का इशू नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 10 साल अधिवक्ता रहना है, फिर पढ़ने में भी तो समय लगेगा, तो आप दिमाग लगा के आंसर नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए वकालत करना है तो उसको पढ़ना होगा, उसके बाद फिर आपको वहाँ 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में काम करना होगा, तो क्राइटेरिया खुद तो ऐसे ही बहुत साल हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन प्रैक्टिस इन। उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश विधि व्यवसाय कर सकता है। ठीक है, मतलब कोई रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के, वो कहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बताइए। हाई कोर्ट के कोई जज हैं वो कहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो याद रखना है अदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ पर मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो याद रखना है अदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो अपना दूसरे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, याद रखना है। ठीक है,
अगला सवाल, विच ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछ रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का पावर है। ठीक है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वह, यहां ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वह उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं। तो आंसर कीजिएगा, राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वह हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 223 आपका सही आंसर होगा। याद रखना है, संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार राष्ट्रपति किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को किसी उच्च न्यायालय में निम्नलिखित स्थितियों में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त करेगा? जिसके पास क्वालिफिकेशन होगा उसी को तो करेगा ना, जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है उसको थोड़े बना देगा। तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये चीज आपको याद रखना है, अनुच्छेद 223 के अनुसार राष्ट्रपति हाई कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। अब किस व्यक्ति को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा? जैसे किस कंडीशन में? तो मुख्य न्यायाधीश का पद अगर खाली होगा, मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होगा तब तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आएगा, पहला कंडीशन। दूसरा, मुख्य न्यायाधीश के अस्थायी तौर पर अनुपस्थित होने पर, मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश कहीं चले गए हैं, बीमार हो गए हैं, ठीक है, बहुत सीरियस हो गए हैं, तो उस सिचुएशन में, समझ में आया, उस सिचुएशन में उनके पद पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तीसरा कंडीशन, मुख्य न्यायाधीश के किसी भी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों के पालन की असमर्थता पर, ठीक है, मतलब जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं कुछ कारण से, तो उस सिचुएशन में भी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। समझ में आया? तो याद रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा हाई कोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है अनुच्छेद 223 के अनुसार। ठीक है, तो सवाल याद रखिएगा। तो इतना ही सवाल था, उम्मीद करेंगे काफी इंपॉर्टेंट सवाल था, तो आप याद रखिएगा और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जाते जाते क्लास को लाइक कर दीजिएगा और पॉसिबल हो तो क्लास को शेयर कर दें, ताकि थोड़ा हमें भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोग क्लास अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं क्लास को और क्लास पसंद कर रहे हैं। तो कोई भी टॉपिक में डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय BSA, धन्यवाद।